बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। नवाज शरीफ के खिलाफ धरना हो तो ठीक, और खान साहब की हुकूमत के खिलाफ धरना हो तो इंतशार, बदअमनी और रियासत के खिलाफ बगावत है। तो इससे बड़ा खुला तजाद और क्या हो सकता है कि कल तक खान साहब जिन मामलात को, जिन इश्यूज को नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, जो जो इल्जामात वो नवाज शरीफ पर लगा रहे थे, आज खुद उनके गले पड़ गए। खान साहब नवाज शरीफ हुकूमत की मईशत पर तनकीद करते थे तो आज खुद मुल्क को बड़े मुआशी बहरान से दो चार कर बैठे हैं। नवाज शरीफ पर करप्शन और गद्दारी के इल्जाम लगाए गए तो ये इल्जामात खुद वापस खान साहब पर लग रहे हैं। मजहबी इंतहा पसंदी का जो कार्ड कल नवाज शरीफ के खिलाफ खेला गया, वो कार्ड आज खुद खान साहब की हुकूमत के खिलाफ खेला जा रहा है। अब पता नहीं खान साहब की वजह से मुल्क के हालात खराब है या इसलिए हालात खराब है कि खान साहब वज़ीर आज़म है, वजह कुछ भी हो, लेकिन हकीकत यह है कि जब से खान साहब की हुकूमत आई है अवाम को सुकून का एक दिन भी मुयस्सर नहीं आ रहा। तो इसे मकाफात अमल कहें या फिर वक्त की सितम ज़रीफ़ी समझें कि हुकूमत को आज वही फसल काटनी पड़ रही है जो कल खुद उन्होंने बोई थी। कल जिन इश्यूज को खान साहब ने पिछली हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया, आज वही इश्यूज उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। माशी पॉलिसियों से लेकर मजहबी इंतहा पसंदी, ये तमाम मामलात पलट कर हुकूमत के मुंह को आ रहे हैं। अब पिछले 2 रोज से मुल्क में हंगामे हो रहे हैं, पूरा मुल्क जल रहा है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद हंगामों की लपेट में है। मजहबी तंजीम के सरबराह की गिरफ्तारी के बाद शुरू होने वाला एहतजाज बाज़ मुकामात पर पुरतशद्दुद हंगामों में तब्दील हो चुका है। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हुकूमत क्या कर रही है, रियासत की रिट कहाँ है। अब सवाल यह कि एक मजहबी तंजीम जो कि बाद में सियासी तंजीम में तब्दील हो गई, जिसने 2018 के इलेक्शन में हिस्सा लिया और पूरे मुल्क से अपने उम्मीदवार खड़े किए, लाखों वोट हासिल किए, उस जमात के सरबराह को गिरफ्तार करने की वजह क्या थी? जब यह बात अंडरस्टूड है कि किसी भी सियासी या मजहबी जमात के लीडर की गिरफ्तारी पर इस किस्म का रद्द-ए-अमल आना फितरी है, तो ऐसी जमात के लीडर को गिरफ्तार करना जिसके कारकुनान मरने मारने के लिए तैयार हैं और नामूसे रिसालत पर जान कुर्बान करने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं, तो उनको इस तरह खुले बंदों या बगैर किसी स्ट्रेटेजी के गिरफ्तार करना कहाँ की अक्लमंदी है? अब अगर कोई ये कहे कि खान साहब को इसका इल्म नहीं था और ये गिरफ्तारी उनके इल्म में लाए बगैर हुई है, तो ये बात भी मानने वाली नहीं है। खान साहब के हमायती हमेशा उन्हें ला इल्म करार देकर उन्हें बेल आउट करने की कोशिश करते हैं कि जी खान साहब को पता नहीं था। जिस तरह अब जहांगीर तरीन के साथी वज़ीर आज़म को खत लिखकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथी जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हो रही है, जैसे खान साहब को इसका इल्म ही नहीं है। तो खान साहब की लाइल्मी, यानी खान साहब को उनकी लाइल्मी का बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। इस वक्त मुल्क में जो कुछ सड़कों पर हो रहा है, इस पर सवाल तो बहुत उठ रहे हैं और बहुत से सवाल पूछे जा सकते हैं। बहुत से लोग उनके हक में और बहुत से लोग उनके खिलाफ भी बातें कर रहे हैं, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड, एक पस मंजर तो है। जब नवाज शरीफ के दौर में फैजाबाद में धरना हुआ था तो उसको भी लोग आज के हालात के साथ जोड़ रहे हैं। नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में फैजाबाद के मुकाम पर दिए जाने वाले धरने के केस का फैसला जस्टिस काजी फैसल ने दिया था, और जिन जिन अफराद को उन्होंने धरने का सहूलतकार या मददगार करार दिया वो आज हुकूमत में नजर आते हैं, और आज वो उन्हीं के खिलाफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का अंदिया भी दे रहे हैं। तो नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में जलाओ गिराओ के नारे लगाने वाले आज खुद उन्हीं हालात से दो चार हैं। तो ये किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये सब कुछ उनके गले में पड़ जाएगा, लेकिन उस वक्त भी बार बार हम रिक्वेस्ट ये करते थे कि खुदा के लिए वो काम मत करें जो कल को आपको उसका सामना करना पड़े। तो आज हुकूमत के लिए उनसे भी जान छुड़ाना मुश्किल हुआ है जिनके लिए खुद हुकूमत में शामिल लोग बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ करते थे। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये बात तो बड़ी सादा सी और बड़ी पुरानी कहावत है। तो वैसे भी मजहबी मामलात पर बात करना इंतहाई हसास होता है, बहुत मुहतात रहकर बात करना पड़ती है। इस वक्त ये मामला ऐसा है कि जिस पर जरा सी गैर मुहतात रवैया बहुत ज्यादा रिएक्शन का बायस बन सकता है। इस वक्त जिस मसले पर लोग सड़कों पर हैं उनके नजदीक वो हक पर है
और चूंकि हुकूमत ने उनसे एक एग्रीमेंट कर रखा था कि वो उनके मुतालबात पर अमल करेगी, एक डेडलाइन दी गई थी, फिर उस डेडलाइन को खुद वज़ीर आज़म ने ऑन एयर आकर एक्सटेंड किया और फिर ये कहा गया कि मसले को पार्लियामेंट में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही ये खेल शुरू हो गया है। अब इतना हंगामा तो खादिम हुसैन रिजवी मरहूम की गिरफ्तारी पर नहीं हुआ था जितना उनके बेटे की गिरफ्तारी पर देखने में आ रहा है। तो सवाल ये कि अगर हुकूमत साद रिजवी को गिरफ्तार करने का इरादा रखती थी तो फिर उनकी गिरफ्तारी से पहले जो मुनासिब स्ट्रेटेजी इख्तियार करना चाहिए थी। एक स्ट्रेटेजी होती है, किसी भी बड़ी शख्सियत को गिरफ्तार करने से पहले उसकी तैयारी की जाती है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को तैनात किया जाता है। ये हमने कई दफा देखा है, जब भी बड़े लोग गिरफ्तारी होती है उससे पहले सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं ताकि जो रिएक्शन हो उनको उसको मौके पर रोका जा सके। लेकिन ये जो मामला है इसमें तो अब पता नहीं इसके पीछे क्या सोच है। लगता तो यूं है कि हालात दानिस्ता तौर पर खराब किए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं और अवाम और पुलिस सड़कों पर आमने सामने है। हालांकि बड़ा आसान मामला था कि तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरत किए जा सकते थे, बात की जा सकती थी, तो जो हुकूमत पहले भी करती रही और वो मानते भी रहे। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है ये बड़ा शॉकिंग है और नाकाबिले बयान है, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी है जो हम आपके साथ उस तरह शेयर नहीं कर सकते जैसी कि इस वक्त सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है, ऑन ग्राउंड है। अब इस सूरत हाल की वजह, इसको डिस्कस करने की जो बड़ी वजह है वो ये कि इसकी वजह से आम आदमी बहुत मुतासर हो रहा है। कोरोना के हजारों मरीज इस वक्त हॉस्पिटल में है, मुल्क इस वक्त कोरोना की वबा के अंदर है और हजारों मरीज बल्कि ऑक्सीजन की वजह से वेंटिलेटर पर हैं। लेकिन ये जो रास्ते बंद किए गए हैं, एहतजाज हो रहा है और तशद्दुद का माहौल है और उससे ये लग रहा है कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि एहतजाज करने वालों की वजह से यूं लगे कि अवाम की जान खतरे में है। अब दोनों सूरतें हैं, एक तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मरीज की जान खतरे में है, दूसरा लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनकी वजह से सूरत हाल ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। तो हुकूमत तो इस पे जाहिर है ये जब सारा वाकया हो गया है तो अब थोड़ा सा जो है वो जागे हैं और हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के एहतजाज के हवाले से सख्त इकदामात का ऐलान किया है और कहा जा रहा है कि अमन व अमान खराब करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और कानून हरकत में आएगा। तो ये थी कि हुकूमत साद रिजवी को रहा कर देगी और मामला थोड़ा सा जो है वो बेहतर हो जाएगा, लेकिन हुकूमत ने साद रिजवी को रहा करने से साफ इनकार कर दिया। सर पूरा मुल्क जो है स्पेशली तौर पर पंजाब जो है इस वक्त बंद है और वहाँ पर पुलिस को इस वक्त जो है वो पड़ रही है, मार पड़ रही है। तो आप उस आप ये तो ना कहीं किसी को मार पड़ रही है, सब हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या फैसला क्या हुआ है सर? कोई फैसला, कोई रिहाई का कोई फैसला हुआ है? किसी की रिहाई का कोई फैसला। थैंक यू। चलो, तो वज़ीर दाखिला फरमाते हैं कि हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGI जनरल फैज हमीद से मुलाकात की है, जिसमें मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिसके बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया कि जिन इलाकों में हालात ख़राब है वहाँ पर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद कर दी जाएगी। तो पंजाब हुकूमत में वज़ीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत भी एक इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया है कि हालात ज़्यादा ख़राब होने पर फ़ौज तलब की जा सकती है, जबकि पंजाब के 16 इलाकों में रेंजर तैनात करने की मंजूरी दी गई है। पंजाब हुकूमत का यह कहना है कि हुकूमत ने बंद रास्ते खुलवाने का हर सूरत फैसला किया है और कानून से जो है वो खुलवाड़ करने वालों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। लेकिन सवाल ये कि ये जो पिछले 2 दिनों में हो चुका है इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो नुकसान हुआ है सबसे ज्यादा खराब सूरत हाल पंजाब में ही है। पंजाब में ना सिर्फ सरकारी इमलाक बल्कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया गया है। आम लोगों की गाड़ियां तोड़ दी गई हैं, पुलिस को बहुत से मुकामात पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो सियासी जमातें भी सूरत हाल से लाताल्लुक नहीं रह सकी। JUI ने एहतजाज करने वालों की हिमायत करने का ऐलान किया तो JUI के रहनुमा मुफ्ती किफायत उल्लाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद अगर JUI भी एहतजाज में शरीक हो गई तो फिर सूरत हाल क्या होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और PDM ने पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से गैर मशरूत माफी मांगने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ऐलान किया है कि पीपल पार्टी और NP को
एक मौका और दे रहे हैं कि वो अपने फैसलों पर नजर सानी करें। पीडीएम उनकी बात सुनने के लिए तैयार है। पीडीएम की 8 जमातों के मुश्तरका इजलास में मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम जमातों ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस और एतराजात पर गौर किया। मौलाना फजलुर रहमान ने ये इजलास पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाया था, जिसमें इन दोनों जमातों को शिरकत की दावत नहीं दी गई। इजलास से कल पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के तमाम ओहदों से इस्तीफे पीडीएम को भेज दिए थे। मौलाना की रिहाइशगाह पर होने वाले इजलास में मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के बयान पर शदीद रिएक्शन दिया और ये कहा कि वो पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर इत्तेहाद को आगे बढ़ाने और तहरीक चलाने के लिए तैयार है। मुस्लिम लीग नून अब किसी सूरत पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चल सकती। एक सादा से सवाल का जवाब देने की बजाय उस कागज को फाड़ फेंकना तौहीन आमेज रवैया है। राय के मुताबिक पीडीएम के इजलास में मुस्लिम लीग नून समेत बेशतर जमातों ने पीपल्स पार्टी और एएनपी के रवैये पर अफसोस का इजहार किया। ताहम मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी की दीगर जमातों के साथ ये मुशावरत के बाद ये फैसला किया कि अभी पीपल्स पार्टी और एएनपी को जमात से नहीं निकालते। दोनों जमातों की जानिब से जो रवैया अख्तियार किया गया वो मुनासिब नहीं, लेकिन वजाहत तलब करना पीडीएम का हक है। पीडीएम ओहदों पर लड़ने के लिए नहीं बनी। तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी और एएनपी को इत्तेहाद से अलग नहीं कर रहे, वो अपने फैसलों पर नजर सानी करें तो हम उनका इंतजार करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक वो इन दोनों जमातों का वैसे इंतजार करेंगे जिस तरह उन्होंने पहले किया था। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम नहीं चाहते कि तंजीमी मामला को इस तरह चौराहों में लेकर आए, सियासी तकाजों के मुताबिक नहीं। वो पीडीएम का सरबराही इजलास, स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाने का भी मुतालबा कर सकते थे। उन्होंने पीडीएम से अलहदगी का बाकायदा ऐलान कर दिया, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको कहें कि आप अपने फैसलों पर नजरसानी करें। पीडीएम आपकी बात सुनने को तैयार है। अब भी मौका है, पीडीएम की तरफ बाकायदा रुजू करें। हम आपस में बैठकर इन शिकायतों को दूर कर सकते हैं। शिकायत हमारी बजाय वजाहत तलब करना हमारा हक है। बहुत छोटे सतह पर आकर आप लोग फैसले करने पे आ गए हैं। हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। तो पीडीएम ने पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद से बाज़ाब्ता तौर पर निकालने का ऐलान नहीं किया, जबकि एएनपी खुद ही इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान कर चुकी है। लेकिन पीडीएम के ओहदों से पीपल्स पार्टी के लोग इस्तीफे दे चुके हैं। इसके बावजूद मौलाना की जानिब से दोनों जमातों पर बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पीडीएम की जानिब से शोकाज नोटिस भेजने पर माफी मांगने का मुतालबा कर रखा, जिसका जवाब फिलहाल ना में दे दिया गया है। तो अब बॉल पीपल्स पार्टी के कोर्ट में है कि वो मौलाना की पेशकश को कबूल करती है और इत्तेहाद में रहते हुए फैसले करती है, या फिर माफी के मुतालबे पर खड़ी रहकर इत्तेहाद को बाकायदा बाय बाय करती है। लाहौर में कमरुज़्ज़मा कायरा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस मुआहदे की तफसीलात पढ़कर सुनाई जो कि पीडीएम और पीडीएम की जमातों के दरमियान हुआ था। तो मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी ने बाप पार्टी से वोट लिए और उन्होंने यूसुफ गिलानी के हवाले से कहा कि यूसुफ गिलानी जो है वो शरीफ आदमी थे, लेकिन उनको भी पीपल्स पार्टी ने ऐसे दुराहे पे ला खड़ा किया है कि वो खुद एम्बेरस हो रहे थे। क्या कहा मौलाना फजलुर रहमान ने, वो भी सुन लें। मैं तो यूसुफ गिलानी साहब का हमेशा एहतराम करता आया हूँ। जिंदगी भर का एक लंबा ताल्लुक़ है उनके साथ। और पीपल्स पार्टी ने मेरे ख्याल में गिलानी साहब के साथ ज्यादती की है, उसकी शख्सियत को मजरूह कर दिया है। मुझे अफसोस है इस पर। और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइसा केस का तहरीरी फैसला जारी किया, जिसके मुताबिक फैसले में जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस बजर आलम मियां खेल और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये 4 जजेस हैं जिन्होंने जस्टिस काजी फाइसा की इस दरख्वास्त की हिमायत की कि उनके केस की लाइव कवरेज दिखाई जाए। इन जजेस ने यह राय दी कि आर्टिकल 4(19)(a) के तहत अवामी मफाद से मुतल्लक मालूमात तक रसाई शहरियों का बुनियादी हक है। आर्टिकल 184(3) के तहत अवाम का हक है कि वो अदालती कार्रवाई बराए रास्त देखे, जबकि 6 जज जिन्होंने इस कार्रवाई की मुखालफत की और ये कहा कि लाइव कवरेज नहीं होनी चाहिए, उनमें जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस उमर अता बदयाल, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं।
अक्सरियती फैसले में कहा गया कि अवामी मफादात से मुतल्लिक मालूमात तक रसाई आइन के तहत है, लेकिन इससे मुतल्लिक तरीक़ाकार इंतजामी तौर पर फुल कोर्ट तय करेगा। अक्सरियती फैसले में जस्टिस याहिया अफरीदी का इजाफी नोट भी शामिल किया गया। इस नोट में कहा गया कि अवामी मफाद का केस है और सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर बराह रास्त दिखाया जाए, अदालती कार्रवाई की ऑडियो रिकॉर्डिंग वेबसाइट पर डाली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मालूमात तक रसाई अवाम का बुनियादी हक है, लेकिन ये इंतजामी मामला है और सुप्रीम कोर्ट मालूमात तक किस अंदाज में रसाई दे सकती है। मुख्तसर फैसले के बाद जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि फैसले तहरीर करने और इख्तलाफ करने वाले जजेस के नाम जानना चाहता हूं, जिस पर जस्टिस उमर ताब बंदियाल ने कहा कि फैसला पढ़ेंगे तो आपको नामों का खुद अंदाजा हो जाएगा। ये मुख्तसर फैसले से पहले जब समाअत हो रही थी तो उस वक्त जस्टिस काजी फैसल से कहा गया कि वो अपने नजर सानी की दरख्वास्त पर दलाइल दे, तो जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि वो ज़हनी तौर पर दलाइल देने के लिए तैयार नहीं है। तो जस्टिस काजी फैसल की अहलिया सरीना ईसा ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि एक हुकूमती ओहदेदार खातून ने तौहीन अदालत की, फवाद चौधरी ने अदालत को स्कैंडलाइज किया, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूसुफ गिलानी और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं को तौहीन अदालत की सजाएं सुनाई गई। रजिस्ट्रार ने फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत केस को समाअत के लिए मुकर्रर तक नहीं किया। जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि समझ नहीं आती तौहीन अदालत की दरखास्तें समाअत के लिए क्यों मुकर्रर नहीं हुई, अदालत की इज्जत व तकरीम का मामला है। जस्टिस उमर ताब बंदियाल ने कहा कि आप ज़हनी तौर पर दलाइल के लिए तैयार हो जाए, तौहीन अदालत की दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगी। तो जस्टिस उमर ताब बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी बेंच ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी, लेकिन जस्टिस काजी फैसल की जानिब से कवरेज को बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। यहाँ पे लेकिन एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ और मैं इफ्तिखार का आदमी। आगे बढ़ते और गुफ्तगू करते हैं पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं नदीम मलिक। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। उनके साथ वज़ीर पंजाब के मुशीर अब्दुल हई दस्ती, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। है कि आपकी सोच से भी ज्यादा लोग राब्ते में इस वजह से हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि ऐसे लोग इस पार्टी के ऊपर मुसल्लत हो गए, उन्होंने ग्रिप कर ली है और आके यानी जिनका वास्ता ही नहीं था पीटीआई से, कोई वास्ता नहीं था, नॉन इलेक्टेड लोग हैं, वो आके उन लोगों के ऊपर आके मकसद ये देखिए कौन मुसल्लत हो गया पार्टी। वैसे बताता कोई नहीं है, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि इनका जो है वो बेसिकली शराद अकबर साहब और वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है प्राइम मिनिस्टर साहब के आजम खान साहब, इन सब के बारे में हर बंदे को तहफुजात हैं, लेकिन अल्लाह ताला किसी किसी को जुर्रत देता है, किसी किसी को हिम्मत देता है कि आप किसी से पूछेंगे वो कहेंगे जी हमें नहीं पता, लेकिन कुछ लोग हैं। लेकिन मैं आज आपको बरमला कह रहा हूँ आपका कहना है इन लोगों से इस पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए अलीम खान साहब, नदीम भाई मेरी बात सुने, नदीम साहब बात सुने कि अलीम खान साहब 100 दिन जेल में रहे, सत्यान खान साहब रहे, अब वो जब बाहर निकले आपने उनको उठा के दोबारा सीनियर मिनिस्टर बना दिया, वजीर फॉरेस्ट बना दिया। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था जिसमें फिरदौस आशिक अवान के साथ अलीम खान बैठे थे। आप सिर्फ उनका कुछ ना करें, सिर्फ चेहरा देख ले, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि एक सीनियर मिनिस्टर का ये हाल है तो क्या होगा इस मुल्क में, क्या डिलीवरी होगी, कौन करेगा। मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन मुझे ये बता दें कि ये जो मीटिंग हुई थी जहांगीर तरीन के घर, उसका भी और कल दोबारा उनकी पेशी है, उसमें भी कितने कौमी असम्बली के अरकान और कितने सूबाई असम्बली के अरकान, तादाद बता दें मुझे। उस दिन तो थे जी 8 MNA थे उस दिन, नदीम भाई उस दिन 8 MNA थे और 21 MP थे, लेकिन तादाद अब बढ़ चुकी है। काफी लोग ऐसे थे जो देख रहे थे, अब उनको हौसला आ गया है क्योंकि वो देखिए खास साहब अगर दाएं बाएं से लोग ना लेते या उन्हें लोग फराहम ना किए जाते तो खास साहब आज भी अपोजिशन कर रहे होते। तहरीक इंसाफ पर अगर आज बाहर से लाए हुए लोग गालिब हैं
तो इसमें कसूर बाहर से आए हुए लोगों का नहीं है, बल्कि ये अंदर वालों की नालायकी है जो बाहर से आने वालों को रोक नहीं सके। अब जहांगीर तीन तो लोगों को पकड़ पकड़ कर खान साहब के पास ले जाते थे, तो यही काम दूसरों ने भी शुरू कर दिया। अब जहांगीर तीन सियासी लोग ले जा रहे थे तो बाकियों ने गैर सियासी लोग खान साहब के इर्द गिर्द खड़े कर दिए। अब खान साहब जो डेमोक्रेटिक और सियासी होने का दावा करते हैं, लेकिन ये तासुर है कि उनकी ना सोच सियासी है ना उनका कोई अमल सियासी नजर आता है। तो सियासी जमातों के साथ जो उनका सलूक है वो बिल्कुल एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की तरह का है। अब जहां तक जहांगीर तीन की बात है, तो ना जहांगीर तीन दूध के धुले हुए हैं, ना ही वो लोग जो तरीन साहब को सलाहों के पीछे देखना चाहते हैं, ना वो दूध के धुले हुए हैं। अब शहजाद अकबर और आजम खां ये वही कुछ करते हैं जिसका हुक्म उन्हें वजीर आजम की तरफ से मिलता है। अब खान साहब अगर तरीन साहब को किसी बात पर सबक सिखाना चाहते हैं या अपनी इमेज बिल्डिंग करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कराना चाहते हैं, तो कोई नई बात नहीं है। जहांगीर तरीन साहब के बारे में तो ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि चीनी में उन्होंने माल बनाया। अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं रही, लेकिन लड़ाई चीनी पर माल बनाने की है नहीं। अगर सिर्फ चीनी का मसला होता तो शायद बात और होती। अब खान साहब का जो मसला है कि वो भी अपनी जमात में अपने अलावा कोई दूसरा बड़ा पहलवान नहीं देखना चाहते कि जो उनकी जगह ले सके, जो उनका मुतबादल हो। तो बहुत सी जो बातें होती है कि जी विद इन हाउस चेंज हो जाए, तो खान साहब की जगह उनकी जमात से कोई दूसरा लीडर ले आए। तो दूसरे बड़े लीडर तो जहांगीर तरीन थे, अब उनका पत्ता तो हो गया साफ। जिस तरह जरदारी साहब ने पीपल पार्टी से हैवीवेट लोगों को आहिस्ता आहिस्ता साइडलाइन करके पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। अब उनके कद पीपल पार्टी में आपको कोई बहुत बड़ा कदावर लीडर नजर नहीं आता जैसे कि माजी में थे। तो उसी रास्ते पर खान साहब भी चल रहे हैं। अब हुक्मरान जमात का वो धड़ा जो जहांगीर तरीन को सपोर्ट कर रहा है, वो सियासी तौर पर ताकतवर हो सकता है, लेकिन वो अपराइट भी हो ये जरूरी नहीं है। तो खान साहब की पॉलिसियों से लोगों को इख्तलाफात हो, लेकिन जो जहांगीर तरीन के साथ हो रहा है वो तो उनके अपने कर्मों का फल है। और डस्का इलेक्शन की बाज़गश्त अब भी जारी है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू कर रहे हैं काशिफ अब्बासी उस्मान डार के साथ। उस्मान डार वो हैं जिन्होंने डस्का इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवार की कैंपेन चलाई। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। उनके साथ मोहसिन शाह नवाज रांझा डस्का इलेक्शन की बात कर रहे हैं। जो एक क्रेडिट अवाम से मिलना चाहिए था वो हमें मिला भी है, और अगर हम आगे मजीद मेहनत करें, हल्के पे फोकस्ड रहें, तरक्याती काम मजीद किए जाएं, तो अगले इलेक्शन में अच्छा ठीक ठाक। एक आखिरी मिनट का जवाब अगर इसमें दे दें, क्योंकि मेरा वक्त भी कम है। जो आप कहते थे कि तरीकन साहब फारग हो गए, तरीकन साहब को दुनिया फारग हो गई, ये हो गया वो हो गया। देखें, ये तो कहा जा सकता है पिछले इलेक्शन में कि धांधली की वजह से उन्होंने वोट लिए, 94,000 वोट लिए। हाँ जी, 94,000 लोग अब भी डस्के के हल्के में तरीके इंसाफ को वोट डाल रहे हैं। सो जो पीडीएम का लार्जर बयानिया था उसको हिट नहीं पड़ी इससे, जहां कहते थे कि ना लोग तो तंग आ गए, लोग तो उनके खिलाफ बैठ निकलेंगे। काशिफ साहब, इसमें मैं ये बात आपकी सही है कि ये इतने वोट किस तरह, हम भी हैरान हैं, लेकिन हमने उसमें देखा एक चीज बड़ा फैक्टर होता है, और ये हमेशा से होता है कि जब भी ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, जो हुकूमतें वक्त होती है, उसका एक असर होता है। डिप्टी सेक्रेटरीज आके बैठ जाते हैं, उसके बाद कैंडिडेट को वजीर डिक्लेयर कर दिया जाता है आने वाले वक्त में। इसको भी वजीर डिक्लेयर किया था ना फरदौस आशिक साहब ने। अब एक बंदा जो पहली वजीर बना हुआ इलेक्शन जीतने से पहले, और वो लोगों के पास जाके वोट मांग रहा है, तो अब मुझे बताएं कि आगे से लोग जो होंगे उनका क्या रिस्पॉन्स होगा। अच्छा, सो लोग वजीर को वोट डालते हैं महंगाई की वजह से, अपने पेट की वजह से उनके खिलाफ वोट नहीं डालेंगे। वो महंगाई पेट वाला जो वोट था, मेरी तवक्को के मुताबिक तो इनको मेरे ख्याल से 10 या 15,000 से ज्यादा वोट नहीं पड़ना। सर देखें, आप लोग आगे 10 जमातें इकट्ठी, आखिरी बात आप लोग हो गए 10 जमातें इकट्ठी, 1,01,000 से आप गए 1,09,000 पे, 8,000 वोट ताड़े वदे ने। वो तो आप 10 जमातें जो इकट्ठी कर रहे हैं, उनका पंजाब में वोट कौन सा है? अभी उस पार्टी का कोई वोट नहीं है। नहीं, वोट तो उन्होंने। कमाल है, हुकूमत के हामी अब इस बात पर मुसर है कि डस्का इलेक्शन में नवाज शरीफ नहीं जीते, पीटीआई हार गई। इसे कहते हैं मुतमईन बेशर्म। हाँ साहब को मरवाने में ऐसे ही लोगों का हाथ है जो जमीनी हकायक से खुद भी आके चुराते हैं और लोगों को भी गुमराह करते हैं। अब हुक्मरान जमात अपनी शिकस्त से ज्यादा खुद को मिलने वाले वोटों से अपनी गवर्नेंस को जस्टिफाई कर रही। ये हमें 90,000 वोट मिले हैं, और ये बात सबको मालूम है कि ये 90,000 वोट भी इसलिए पड़े कि खास साहब की अपनी हुकूमत है। इलाके में 1 अरब रुपए का पैकेज देकर, लोगों को तरक्याती कामों का लालच देकर, फिर इन्फ्लुएंस असर रसूख इस्तेमाल करके, MNA MP इंतजामिया इस्तेमाल करके, इस सारी ताकत के बावजूद अगर मुकद्दर में हार लिखी गई है
तो उससे लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए। उल्टा ये जीतने वालों से शिकवा कर रहे हैं कि तुम्हारे वोट कटते नहीं गए। तो वैसे भी इस इलेक्शन में महंगाई या गवर्नेंस पर लोगों का फोकस नहीं था, ये तो सीधा सीधा मुकाबला था पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का। ये पॉलिटिकल मुकाबला था कि कौन जीतता, नवाज शरीफ या इमरान खान, या ना महंगाई थी ना कुछ और था। तो रिजल्ट वही निकला जो पिछले 8-9 ज़िमनी इंतखाबात में निकला, हुकूमत एक बार फिर हार गई। तो अपोजिशन अगर एक वोट से भी जीत जाती तो भी बहुत था, मगर यहां तो हजारों की लीड पड़ी है। अब उस्मान डार, डॉक्टर फरदौस अशकवार समेत कई वुज़रा, अरकान असेंबली, इन्फ्लुएंशियल लोग, ये सब मिलने के बावजूद, सब लोगों को साथ मिलाने के बावजूद हुकूमत को शिकस्त हुई है। इसको मानना चाहिए और इसको तस्लीम करके आगे बढ़ना चाहिए, ना कि आप जीतने वालों में खामियां निकालते रहे। पहले हारने वाले अपनी शिकस्त के असबाब तो देख लें। यहां पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय, मैं इफ्तिखार काज़मी, और आगे बढ़ते हैं। और साबिक़ वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से फैसला जो है वो कल होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत करते हुए दीगर तमाम केसेस यकजा करने का हुक्म दे दिया। शहबाज के वकील आज़म रज़ी तारड़ ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि नैब ने अहले खाना को बदनीयती से बेनामी करार दिया है। 70 साल शहबाज शरीफ कमर दर्द और मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला है। शहबाज शरीफ 28 सितंबर 2020 से गिरफ्तार है। 4 वादामाह गवाहान का स्टेटस तब्दील कर दिया गया है और शहबाज शरीफ की मौजूदगी के बगैर वादामाह गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए जिनकी कोई अहमियत नहीं है। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि आइन के आर्टिकल हर शहरी के हकूक की जमानत देते हैं। हमदा शहबाज समेत दीगर शरीक मुल्ज़मान को भी जमानत पर रिहा किया जा चुका है, इसलिए मेरिट और हार्डशिप की बुनियाद पर शहबाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त करते हैं। इसी केस में हमदा शहबाज की जमानत भी मंजूर हो चुकी है। ट्रायल कोर्ट में अभी गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो नायब प्रोसिक्यूटर फैसल बुखारी ने दीगर 2 केसेस की समाअत भी इकट्ठे करने पर सार करते हुए कहा कि मुलजिम निसार और मसरूर ने भी इसी केस में दरखास्त जमानत दायर कर रखी है। शहबाज शरीफ के वकील आजम रज़ी तारड़ ने कहा कि नैब शहबाज शरीफ पर 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सका। मुतअद्दिद इंक्वायरियां चल रही हैं, वो 7 माह से जेल में है और ट्रायल तखीर का शिकार हो रहा है। बतौर अपोजिशन लीडर और वज़ीर पंजाब वो नैब के सामने पेश होते रहे हैं। नैब ने साफ पानी कंपनी में तलब किया था और आशियाना केस में उन्हें गिरफ्तार किया। लाहौर हाई कोर्ट ने आशियाना और रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ को जमानत दी। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने सवाल किया कि शहबाज शरीफ को 1990 में सांसें कितने थे और 2018 में कितने हैं। शहबाज शरीफ के वकील ने जवाब दिया कि शहबाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में ना तनख्वाह ली ना TADA लिया। उन्होंने अगर लंदन में प्रॉपर्टी खरीदी तो बैंक से उन्होंने कर्जा लिया। ये तो कोई बात नहीं कि प्रोसिक्यूटर हमें बात नहीं करने दे रहे। उन्होंने ये भी कहा 10 साल में शहबाज शरीफ की ज़राई आमदनी 7 करोड़ 80 लाख रुपए रही। आमदनी FBR में जाहिर की गई जिसे नैब तस्लीम नहीं कर रहा। जब हमदा शहबाज को गिरफ्तार किया गया तो नैब ने ऐलान किया था कि 7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग है। जब रेफरेंस दायर हुआ तो बताया गया हमजा के नाम 53 करोड़ के असासे हैं। तो अदालत आलिया ने निसार और मसरूर के केस भी समाअत के लिए पेश करने का हुक्म देते हुए दीगर तमाम केसेस यकजा करने का हुक्म दिया और कहा कि शहबाज शरीफ की हद तक केस को अलग सुना जाएगा। तो अब शहबाज शरीफ की जमानत की जो दरख्वास्त है इस पर इम्कान जाहिर किया जाए कि कल इस पर फैसला आ जाएगा। और पंजाब में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन में तोसी कर दी गई है। 1 अप्रैल से लगाया जाने वाला स्मार्ट लॉकडाउन अब 26 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेगा और सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेक्रेटरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके मुताबिक 8% से ज्यादा मुस्बत केसेस वाले शहरों में आउटडोर शादियों और तकरीबात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इसके अलावा हफ्ते और इतवार को तमाम कारोबारी मराकज बंद रहेंगे जबकि मज़ारात भी ज़ायरीन के लिए बंद रहेंगे। तमाम तफरीही मकामात और तमाम सिनेमा हॉल और थिएटर मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे।
जबकि सिंध ने 16 मई तक कोरोना SOPs का नया हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके मुताबिक तिजारती सरगर्मियां सुबह 6 से रात 8 बजे तक होंगी, जबकि जुमे और इतवार को कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी और रेस्टोरेंट में इंडोर सर्विस की इजाज़त नहीं होगी। तफरीह, पार्क, सिनेमा, मज़ारात मुकम्मल तौर पर बंद। शादी ब्याह की इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी होगी, जबकि समाजी, सियासी, सकाफती, खेलों, म्यूजिकल और मजहबी तकरीबात पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी और निजी दफातर में रोटेशन पॉलिसी के तहत स्टाफ 50% होगा, जबकि मास्क और समाजी फासले की पाबंदी लाजमी करार दी गई है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।